Unit 2, ninth poem, The Try-Anti-Wanty Gone Gollop. First I'll read the poem. Let's start. There is a very funny insect that you do not often spy, and it isn't quite a spider, and it isn't quite a fly. It is something like a beetle, and a little like a bee, but nothing like a woolly grub that climbs upon a tree. Its name is quite a hard one, but you will learn it soon, I hope. So try, anti-wanty, gone gollop. You also should try to read this in this way. Its meaning is, poet is saying that there is very funny insect. एक बहुत ही funny insect उन्होंने देखा और आप उस पर स्पाई नहीं कर सकते हो. इट इज़, ये स्पाइडर की तरह भी नहीं दिखता, फ्लाई भी नहीं है. इट इज़ समथिंग लाइक समवॉट इट लुक्स लाइक अ बीटल, ओके, एंड थोड़ा बी की तरह भी दिखता है, बट ये वुली ग्रब की तरह नहीं दिखता जो पेड़ों पे क्लाइंब करता है. ठीक है, और इसका नाम तो सबसे हार्ड है. और पोएट कहते हैं कि आप ट्राई करो नाम पढ़ने के लिए. और ट्राई कैसे करना है, आपको एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, हमें ग्रुप वर्ड्स के ग्रुप बना के पढ़ने हैं. जैसे देखो, ट्राई एंटी वॉन्टी, सी ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगो लॉप. एक साथ भी बोलने को ट्राई करें और पढ़ने को ट्राई करना है आपको. ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगो लॉप. ओके, next stanza. It lives on weeds and wattle gum and has funny face. Its appetite is hearty and its manners a disgrace. When first you come upon it, it will give you quite a scare. But when you look for it again, you will find it isn't there. And unless you call it softly, it will stay away and mop. So try anti-wanty gone gollop. Here you can see in the picture. देखो कैसा, मतलब कैसे दिखते हैं ना, कुछ डिफरेंट ही यहाँ पे दिख रहे हैं. तो पोएट उनके बारे में और उसके बारे में और बता रहे हैं कि इट लिव्स ऑन वीड्स एंड वॉटल गम. तो ये जो अनवांटेड ट्रीज़ होते हैं, वीड्स कहते हैं उसे, उस पर ग्रो करता है और उस पर वो खाता है. और जो सैप होता है, ट्रीज़ का जो सैप होता है, SAP सैप, वो खाता है. ठीक है, इसका फेस भी फ़नी है. एंड हार्टी एपेटाइट ज़्यादा है. ठीक है, बट मैनर्स विल डिसग्रेस यू. ओके, जब पहली बार आप देखोगे तो आपको बहुत डर लगेगा. ठीक है, और आप मतलब इतना डर लगेगा कि कहीं आप मतलब नज़रें हटा लेंगे उससे. और जब आप फिर से देखेंगे तो वो गायब हो चुका होगा, और वो तभी आएगा जब आप उसको सॉफ्टली प्यार से बुलाओगे तब. ओके, देन इट ट्रेम्बल्स इफ़ यू टिकल it and tread upon its toes. It is not early riser, but it has a snubbish nose. If you sneer at it or scold it, it will scuttle off in shame, but it purrs and purrs quite proudly if you call it by its name and offer it some sandwiches of sealing wax and soap. So try anti-wanty गोंगोलॉप. ये जो इंसेक्ट है, उसको अगर आप टिकल करते हो या फिर उसके टोस को छींटते हो, उसको तंग करते हो, तो वो घबरा जाता है. वो जल्दी उठता नहीं है मॉर्निंग में, बट उसका नोज़ थोड़ा अपवर्ड. इफ़ यू और अगर आप उस पर स्कोल्ड करते हो, ठीक है, उसको उस पर गुस्सा करते हो, तो वो भाग जाएगा शेम से. ओके, बट अगर आप उसका नाम लेते हो तो वो प्राउडली पर ऐसा साउंड करेगा. ओके,
PURRS मतलब एक इंसेक्ट का साउंड होता है, ठीक है। और अगर और वो फिर से वही साउंड करेगा अगर आप उसको अच्छा अच्छा खाना देते हो। सैंडविचेस ऑफ सीलिंग वैक्स एंड सोप। बट ऑफ कोर्स यू हैवंट सीन इट, and I truthfully confess that I haven't seen it either, and I don't know its address, for there isn't such an insect, though there really might have been if the trees and grass were purple and the sky was bottle green. It's just a little joke of mine which you will forgive, I hope. Oh, try NT1T gongolo. ओ यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स आपने ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा, और मैं यहाँ पे कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैंने भी ऐसा कुछ देखा नहीं है, और मुझे पता नहीं ऐसा इंसेक्ट कहाँ होता है। एक्चुअली में ऐसा इंसेक्ट है ही नहीं। मतलब ये जो है वो कन्फेस कर रहे हैं पोएट कि वो उनका इमेजिनेशन है, वो आपके साथ मजाक कर रहे थे ये। एंड वो सोचते हैं कि आप उनको इसके लिए फॉरगिव कर दोगे, ठीक है। और वो सोचते हैं कि अगर ऐसा इंसेक्ट होगा वो तभी पॉसिबल है जब ट्रीज़ ग्रास जो ग्रीन कलर के होते हैं वो जब पर्पल होंगे, स्काई जो ब्लू कलर का है वो बॉटल ग्रीन कलर का हो जाएगा। ऑब्वियसली ये सब हमारी इमेजिनेशन में ही हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा इंसेक्ट सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में हो सकता है, रियल में नहीं। तो एंड देन अगेन एंडिंग में फिर से बोलते हैं, सो ट्राई NT1T गोंगोलॉप। एंड सो इट इज़ अ फनी पोएम, और आई होप आपको भी ये पढ़ना आ गया होगा, और इसी वे से पढ़ना है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप पढ़ पाए या नहीं। द पोएट इज CJ डेनिस। ओके, थिंग्स टू डू, फर्स्ट यू हैव टू रीड द पोएम अलाउड यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन। जैसे ऑब्वियसली ये नाम को भी मैंने बताया कैसे पढ़ना है आपको, तो आपको अच्छे से रीड करना है। नोट दैट, सेकेंड वन, नोट दैट वी से इट्स एपेटाइट, इट्स मैनर्स, इट्स एपेटाइट, इट्स मैनर्स। इसमें क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ पे ITS लिखा हुआ है, यहाँ पे IT इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी S, एपोस्ट्रॉफी दे के ऐसा S दिया हुआ है। तो इन दोनों में इसका इट्स का और ये इट्स का मतलब अलग होता है। यहाँ पे लिखा है अगर IT एपोस्ट्रॉफी S दिया हुआ है, इसका मतलब होता है इट इज़। अगर आपको सेंटेंस में इट इज़ लिखना है, उसको शॉर्ट में लिखना है, देन यू हैव टू राइट इट्स। और अगर बिलोंगिंग टू, लाइक अगर आपको लिखना है कि इट्स वॉइस, मतलब उसका बिलोंगिंग टू दैट थिंग, राइट, तो ITS लिखना है। एंड इट इज़ अ थिंग ऐसा लिखना है, तो इट्स यू कैन यूज़ दैट। समझा ये दोनों का डिफरेंस? एक्टिविटीज़ तो आपको ही करनी होती है, बट आई विल जस्ट रीड इट। इज द इंसेक्ट डिस्क्राइब इन द पोएम अ रियल इंसेक्ट? Of course, the answer is no. It is not a real. It is the poet's imagination. Think about an imaginary creature. तो आपको भी ऐसे ही एक क्रिएचर इमेजिन करना है, उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। आप ऐसा कुछ फ़नी उसका पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इसमें पोएट ने क्या किया है देखो, मिक्स किया है ना, 2-3 क्रिएचर इंसेक्ट्स का मिक्स करके ये बनाया हुआ है इमेजिनेशन में। वैसे भी आपको भी ट्राई करना है। सेकेंड, थिंक ऑफ अदर फनी नेम्स ऑफ इमेजिनरी क्रिएचर, राइट एनी 3 ऑफ देम। तो ऐसे ही फनी नेम्स आपको कुछ बना के लिखना है। थैंक यू।